सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आपका स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 कंपनी लॉ की, जिसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। इसमें हम सेक्शन कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 173 से लेके 195। और मैं आपको बता के चलूं कि लास्ट के जो दो सेक्शन हैं 194 एंड 195 वो तो अभी स्क्रैप्ड आउट हो चुके हैं। तो हम बेसिकली 173 से लेके 193 तक ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा बात करेगा 173 का, जो कि बात करता है अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। देखिए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, खुलती है, तो उसको मीटिंग करनी पड़ती है। हर साल उसे मीटिंग करनी पड़ती है आने वाले टाइम में, और हर क्वार्टर में उसे मीटिंग करनी पड़ती है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या बताया गया है सेक्शन नंबर 173 में, उसको हम डिस्कस करते हैं। बोला गया है कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी किसी भी कंपनी की, एवरी कंपनी की, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो हो जानी चाहिए। जो भी कंपनी खुलती है उसके 30 दिन के अंदर उन कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर आईएफएससी कंपनी है वो, तो 60 दिन के अंदर उनकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर फर्दर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बोर्ड मीटिंग की, तो बोला गया है कि मिनिमम 4 मीटिंग तो होनी ही चाहिए एवरी ईयर। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी या कोई स्टार्टअप की, तो इनके लिए जो कंडीशन है वो है कि 1 बोर्ड मीटिंग पर हाफ ईयर, हर हाफ ईयर में इनकी एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और जो मिनिमम गैप होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में, वो 90 दिनों का होना चाहिए कम से कम। अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 8 कंपनीज की, तो इनके लिए बोला गया है कि 1 बोर्ड मीटिंग पर हाफ ईयर। ओके, इनके लिए भी बोला गया है कि हर आधे साल में एक बोर्ड मीटिंग इनकी होनी चाहिए। और मैं अदर कंपनीज, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो बात करी गई है वो कही गई है कि 1 बोर्ड मीटिंग पर क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर होनी चाहिए, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में, वो कितना हो सकता है, 120 डेज का यहाँ पर मैक्सिमम गैप हो सकता है। लेकिन हर क्वार्टर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। ओके, तो ये अदर कंपनी यानी कि नॉर्मल कंपनी के केस की बात करी है। फिर अब बात करते हैं, डायरेक्टर कैन अटेंड द मीटिंग फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो बोर्ड मीटिंग होगी, क्या इसमें डायरेक्टर को प्रेजेंट होना कंपलसरी है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है? तो हाँ, प्रेजेंट होना फिजिकली भी हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग आप कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग। ओके, द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल द डायरेक्टर विद इन द 15 डेज। जो भी मिनट्स तैयार होगा मीटिंग का, जो भी बातें हुई, तो वो ड्राफ्ट मिनट हर डायरेक्टर के पास सबमिट हो जाना चाहिए, सर्कुलेट हो जाना चाहिए विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग के 15 दिन के बाद जो भी बातचीत चली मीटिंग के अंदर, तो ड्राफ्ट मिनट्स वो सर्कुलेट हो जाना चाहिए हर डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर शैल बी कंडक्टेड फॉर कोरम इवन इफ अटेंडिंग मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेप्ट फॉर। देखिए, डायरेक्टर को शैल बी काउंटेड फॉर कोरम। जब भी मीटिंग होती है ना, तो कोरम तैयार होता है। कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए एक बोर्ड मीटिंग में। अगर उतना कोरम लिमिट हुआ फुलफिल, तो ही मीटिंग वैलिड मानी जाती है, नहीं तो उसको आगे फिर शिफ्ट किया जाता है। तो जब भी कोई मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, तो उसमें डायरेक्टर को कोरम के लिए काउंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई मीटिंग इसलिए हो रही है कि अप्रूवल करवाना है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल करवाना है, प्रोस्पेक्ट्स का अप्रूवल करवाना है, अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर का अप्रूवल करवाना है, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय कोरम को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, और कोई भी केस है और कोई भी मैटर के रिगार्डिंग आपको मीटिंग करवानी है, तो आप कोरम के लिए काउंट हो गए एज अ डायरेक्टर। लेकिन अगर ये कंडीशंस हैं, ओके, अगर ये कंडीशंस हैं जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, इनके लिए आप कोरम में काउंट नहीं होते इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आप कोरम में काउंट होंगे। फिर बात करते हैं कि नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो 7 दिन पहले हर डायरेक्टर के घर में क्या चले जाना चाहिए, नोटिस चले जाना चाहिए। इफ़ ऑफिसर फेल टू डिलीवर नोटिस, अब जिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर डायरेक्टर को ये नोटिस देना है, तो उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगेगी अगर वो 7 दिन पहले मीटिंग के नोटिस नहीं भेजे। अ डिसीजन टेकन इन बोर्ड मीटिंग विद शॉर्टर नोटिस इज वैलिड इफ। क्या कोई कभी ऐसा हो सकता है
कि हमें शॉर्टर नोटिस में कोई डिसीजन लेना हो तो बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई इतना समय नहीं है, 7 दिन रुकने का समय नहीं है, हमें शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग को अरेंज करना है और उसमें डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन क्या वैलिड हो सकता है? हो सकता है कब? इफ़ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मीट। अगर उस मीट में कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, या फिर डिसीजन टेकर इज सर्कुलेटेड एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू रेटिफाई द डिसीजन। सपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया, लेकिन जो डिसीजन लिया गया उसको किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो उसको रेटिफाई कर सकता है उस डिसीजन को। या फिर अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है तो मेजॉरिटी जितने भी डायरेक्टर हैं अगर वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी इन शॉर्टर नोटिस। ओके, अगर शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग होती है तो ये चीज़ वैलिड मानी जाएगी। तो ये 3 हमने कंडीशन पढ़ी। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा जिसका नाम था सेक्शन नंबर 173, जिसमें हमने मीटिंग ऑफ बोर्ड के बारे में बात करी कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब होगी। ओके, क्या बोर्ड मीटिंग फिजिकली हो सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है। ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 174 की, जो कि बात करेगा अबाउट द कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो कोरम यानी कि कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए बोर्ड मीटिंग में। तो बोला गया है या तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, जितने भी आपकी कंपनी में 1/3 टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 आप कर लो, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। सपोज आपकी कंपनी में टोटल 15 डायरेक्टर्स हैं तो आप इसका 1/3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। या फिर 2 डायरेक्टर्स, जो भी हायर है वो कोरम हो जाएगा आपकी कंपनी का मीटिंग का। तो 5 इसका आंसर आएगा। 2 और 5 में से कौन सा हायर है? 5। तो एटलीस्ट कम से कम 5 तो डायरेक्टर आपके होने ही चाहिए, तभी आपकी बोर्ड मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। और इसके अलावा कंपनी अपने एओए में इस लिमिट को हायर भी फिक्स कर सकती है। सपोज किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से तो 5 आ रहा है, लेकिन कंपनी अगर एओए में चाहे कि नहीं हम तो 10 डायरेक्टर को रखेंगे तभी बोर्ड मीटिंग करवाएंगे, तो कंपनी इसको भी हायर करवा सकती है एज पर देयर एओए। ओके, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनीज की बात करूं तो वहां पर जो लिमिट है वो 8 मेंबर या फिर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, उनके जितने भी डायरेक्टर हैं उसका 25%, या फिर जो 8 मेंबर्स हैं उतने होने चाहिए विच एवर इज लेस। ओके, बट बस यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है कि 2 से कम नहीं आना चाहिए लिमिट। इफ़ देयर इज़ नो कोरम, अब सपोज बोर्ड मीटिंग रखवाई गई लेकिन कोरम जो है वो मीट नहीं हो पाया। बोर्ड मीटिंग थी, 5 लोग होने ही चाहिए थे इस कंडीशन के हिसाब से। 15 डायरेक्टर थे तो 5 लोग होने ही चाहिए थे, हायर लिमिट थी, लेकिन 4 ही लोग आ पाए। तो ऐसे में बोर्ड मीटिंग होगी क्या? नहीं होगी। बोर्ड मीटिंग ऑटो स्टैंड एडजर्न टू नेक्स्ट वीक। तो वो बोर्ड मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक वो चली जाएगी उसी समय उसी जगह पर। ठीक है, जहाँ पर वो आज होने वाली थी। तो आज नहीं हो पाई क्योंकि 4 ही डायरेक्टर आए थे, टोटल 5 होने चाहिए थे, तो आज नहीं हो पाई। तो कब होगी? ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट वीक होगी। ओके, उसी समय और उसी जगह पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स की। यहाँ पर इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर हैव रिड्यूस्ड बिलो द कोरम रिक्वायर्ड बाय द एओए, कंटिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज द डायरेक्टर। देखिए कभी कभार क्या हो सकता है कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे 5 डायरेक्टर सपोज चाहिए आपको कोरम के लिए एज पर योर एओए, तो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं, अगर आपके लिए रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स कम हो गए, आपकी कंपनी में ही डायरेक्टर कम हो गए ऑटोमेटिकली। सपोज आपकी कंपनी में 15 डायरेक्टर थे, अब 10 रह गए, और कोरम के हिसाब से आपको 5 डायरेक्टर तो चाहिए, तो 5 डायरेक्टर तो आपके पास आ नहीं रहे, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है ताकि ये कोरम मीट करवा पाए। और या फिर समन अ जनरल मीटिंग को समन कर सकती है वो। इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर इक्वल टू और मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, देन कोरम शैल बी मिनिमम 2 डायरेक्टर हु आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, अगर आपकी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो इक्वल हो गए या ज़्यादा हो गए 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर से, तो कोरम कितना हो जाएगा? तो कोरम वो डायरेक्टर्स का कोरम हो जाएगा जो कि नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, या फिर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का आपका कोरम हो जाएगा ऐसे केस में। फिर फॉर प्राइवेट कंपनी एनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर अटेंड द बोर्ड मीटिंग एंड काउंटेड इन कोरम। और प्राइवेट कंपनी में ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि वहाँ पर हर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अटेंड कर सकता है और उसको आप कोरम के लिए काउंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करता है हमारा सेक्शन 174 अबाउट द कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड। अब बात करते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 175 जो कि बात करेगा पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन फॉर सर्कुलेशन। अगर आपको कोई रिजोल्यूशन पास करवाना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार आप बोर्ड मीटिंग बिठवाएंगे, वहाँ पर सारे डायरेक्टर्स आएंगे और फिर वो रिजोल्यूशन पास होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हर डायरेक्टर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर। अब इंडिया के कोने कोने रहते हैं डायरेक्टर,
तो इंडिया के कोने कोने जहाँ भी डायरेक्टर रहते हैं उनके घरों में, उनके घर के जो एड्रेस में आप क्या करवा दो, बाय पोस्ट या फिर हैंड डिलीवरी या बाय कुरियर आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवा दो। ठीक है, इसके बाद अगर मेजोरिटी ने उसे अप्रूव कर दिया, मेजोरिटी डायरेक्टर ने उसे अप्रूव कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि रेजोल्यूशन इज पास्ड। ओके, तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन फॉर सर्कुलेशन। देन यहां पर बात करी गई है, इफ 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर रिक्वायर द रेजोल्यूशन टू बी डिडक्टेड एट द मीटिंग। अगर 1/3 डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं अभी ऐसे खाली घर बैठ के ही हम रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहिए, इसको ना मीटिंग में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, तो वो इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। और ऐसा अगर होगा तो चेयरमैन टू पुट रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, चेयरमैन को वो रेजोल्यूशन को अभी स्टॉप करना पड़ेगा और बोर्ड मीटिंग में ही, जब बोर्ड मीटिंग होगी तभी उस रेजोल्यूशन को वो पास करेंगे। ओके, अगर 1/3 डायरेक्टर ऐसा चाहते हैं कि नहीं घर बैठ के हम रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, जब एक बार सब मिलेंगे तो कुछ डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होना है, तो ये हो। देन है सेक्शन नंबर 176 अबाउट द डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन। देखिए क्या हुआ, आपने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, 4 महीने हो गए उसको डायरेक्टर के रूप में आपकी कंपनी में, बाद में पता चला कि जो डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया था तो वो इनवैलिड डायरेक्टर हो गया, इनवैलिड तरीके से वो डायरेक्टर बना है। तो अगर वो इनवैलिड तरीके से डायरेक्टर बना है और अपने इस 4 महीने के कार्यकाल में उसने कुछ ना कुछ काम तो किए होंगे कंपनी के लिए, तो क्या वो सारे काम उसके इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, उसके तब भी वो जो काम होंगे वो हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाद में इनवैलिड हो चुका होता है लेकिन उसके कार्य को इनवैलिड नहीं माना जाता, उसके कार्य को वैलिड ही माना जाता है। ओके, अगर कोई भी डिफेक्ट आ सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है, बाद में अगर जाके पता चले, तो इसके लिए सेक्शन नंबर 176 बात करेगा। देन सेक्शन नंबर 177 बात करेगा अबाउट द ऑडिट कमिटी। देखिए कंपनी में एक ऑडिट कमेटी होती है और कंपनी में होती है एक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। क्या होती है ये कमेटी? ऑडिट कमेटी का रोल ये होता है कि वो ये चेक करते हैं कि जो कंपनी के ऑडिटर हैं वो इंडिपेंडेंट तो है ना, क्या कंपनी के फोर्स में तो वो काम नहीं कर रहे, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ऑडिटिंग सही तरीके से कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से वो चेक कर रहे हैं, तो ये ऑडिट कमेटी का काम होता है। तो ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी में होनी चाहिए? एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। अगर लिस्टेड नहीं है, कोई नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, तो अगर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा की है या फिर उनका कोई भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का जा रहा है, या उन्होंने आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग या डिबेंचर इशू कर रखे हैं जो कि 50 करोड़ से ज़्यादा के हैं, तो उन्हें ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स यहाँ हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑडिट कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कमेटी, सेक्शन 8 कंपनी। देन मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेट यानी कि वो पढ़ लिख सकें जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उनको, और चेयरपर्सन भी यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होगी ऑडिट कमेटी के मेंबर्स की? तो ये जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से होगी। अब फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि ऑडिट कमेटी का क्या क्या फंक्शन होता है। बेसिकली ये चेक करते हैं ऑडिटर्स के काम को, ठीक है, यस। अब यहाँ पर एक छोटा सा इसमें पॉइंट बताया गया है अबाउट द ओमनिबस अप्रूवल। अगर ओमनिबस अप्रूवल चाहिए होता है, तो अगर वो होता है अप्रूव, तो 1 ईयर तक की उसकी वैलिडिटी रहती है, और ओमनिबस ट्रांजैक्शन 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन होता है। इसके बाद है ऑडिटर एंड केएमपी हैज़ द राइट टू हर्ड इन द मीटिंग बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। ऑडिटर और की मैनेजरल पर्सन इस मीटिंग में बैठने का उनको राइट है, लेकिन वोट देने का उनको राइट नहीं होता है। इसके बाद यही सेक्शन 177 विजिलेंस मैकेनिज्म की भी बात करता है। अब विजिलेंस मैकेनिज्म भी कंपनी को स्टैब्लिश करना पड़ता है। विजिलेंस मैकेनिज्म क्यों स्टैब्लिश होता है? इट स्टैब्लिश फॉर द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर या उसके एम्प्लॉयज़ का कोई जेन्युइन कंसर्न है तो वो कहाँ जाके उसे रिपोर्ट करेंगे? तो इसके लिए कंपनी के अंदर होता है एक विजिलेंस मैकेनिज्म। तो ये सेक्शन कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी और हर कंपनी को विजिलेंस मैकेनिज्म बनाना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। अगर वो कंपनी पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर रही है या फिर उसने बैंक से या फिर पीएफआई से 50 करोड़ से ज़्यादा का मनी बोरो किया हुआ है, तो उस कंपनी को विजिलेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देन बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 178 की, जो कि है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी।
देखिए नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का काम क्या होता है, ये नॉमिनेट करते हैं कि किसको डायरेक्टर रखना है, कौन डायरेक्टर होना चाहिए। रेम्युनरेशन कमेटी का काम है रेम्युनरेशन को डिसाइड करना, कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए डायरेक्टर्स को और भी अदर एम्प्लॉइज़ को। वैसे ही स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है कि जो जितने भी कंपनीज़ के स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो गए, ठीक है, डेटर हो गए, उसके कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, जो भी लोग हैं उनके साथ जो रिलेशन सही से है हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही से डीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इसको देखने के लिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई जाती है। तो एप्लीकेबिलिटी जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की है वो सेम है जैसा हमने सेक्शन 177 में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि एवरी लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा और एवरी नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ेगा। अगर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी की जो पेड अप है 10 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा या आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वही एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी। देन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने यहाँ पर डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए और 50% इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और यहाँ पर बात करी गई है कि जो कंपनी का चेयरमैन होगा वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, कंपनी का चेयरमैन अलग होना चाहिए और इन कमेटी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का चेयरमैन अलग होना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ मीट ये जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करेगा उतनी यहाँ पर मीटिंग होगी। देन बात आती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी तभी बनाई जाती है अगर आपकी कंपनी में जो स्टेक होल्डर की लिमिट है वो 1000 को क्रॉस कर जाए। 1000 से ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स हैं, ओके, डेटर्स हैं, तो ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। देन कॉन्स्टिट्यूशन कौन इसमें चेयरमैन होता है, तो इसका चेयरमैन जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है कंपनी का। और नंबर ऑफ मीट ये भी जितना बोर्ड स्पेसिफाई करे उतनी यहाँ पर मीटिंग होती है। अगर अब इसमें बात आती है कि पेनल्टी की, अगर इन दोनों सेक्शन को वायलेट किया जाता है तो कंपनी के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी और ऑफिसर जो इंचार्ज है यहाँ पर उसके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी होती है। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 177 एंड 178। आई होप आपको ये क्लियर है। देन बात करेंगे सेक्शन नंबर 179 अबाउट द पावर ऑफ बोर्ड। बोर्ड के पास क्या क्या पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर होती है। देखिए, बोर्ड एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर बाय द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुछ पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में। क्या क्या, टू मेक कॉल्स मंगवा सकता है, वो कॉल्स का पैसा मंगवा सकता है। टू ऑथराइज बायबैक करवा सकता है बोर्ड। इशू ऑफ सिक्योरिटी को वो कर सकता है। टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन, गिव गारंटी, गिव सिक्योरिटी, टू अप्रूव एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, टू अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर द कंपनी। तो ये सारे पावर्स होते हैं बोर्ड के पास जो कि वो कर सकता है एक रेजोल्यूशन को पास करके। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। सिंपल सा सेक्शन है कि पावर ऑफ बोर्ड के पास क्या क्या पावर होती है। तो कॉल मंगाने की पावर, बायबैक करने की पावर, सिक्योरिटी इशू करने की पावर, मनी बोरो करने की पावर, अपने कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करने की पावर, लोन देने की पावर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने की पावर, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की पावर, अमलगमेशन, मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव करने की पावर और कंपनी को टेक ओवर करने की पावर बोर्ड के पास होती है। देन इसके बाद जो सेक्शन नंबर 80 आता है वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। देखिए, इतनी सारी तो पावर है लेकिन सेक्शन 80 बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है बोर्ड की पावर्स को, और वो तभी बोर्ड कर सकता है अगर उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, तभी वो काम बोर्ड कर सकता है। तो क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो फॉलोइंग पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए, इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ऐसे काम जो कि बोर्ड तभी कर पाएगा अगर उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और शेयर होल्डर्स ने इन कामों को अप्रूव किया, तभी बोर्ड ये पावर को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो पहला पावर क्या है, टू सेल या फिर लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि कंपनी का जो अंडरटेकिंग है, कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसा एंटिटी जो कि कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सपोज वहाँ से कंपनी का 20 अंडरटेकिंग यानी कि 20% की रूल की यहाँ पर बात करेगा बेसिकली। इसका मतलब है सपोज कंपनी का कोई ऐसा एसेट है, ओके, कंपनी का कोई एसेट है और एक ये दूसरा एसेट है कंपनी का, तो इन दोनों एसेट को मिला के कंपनी का कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा और ये जो इन दोनों को मिला के सपोज 100% प्रॉफिट आता है कंपनी का और इतने पार्ट से ही 20% प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ये पार्ट, ये अंडरटेकिंग, इसको हम अंडरटेकिंग बोलेंगे, तो अगर कंपनी इस अंडरटेकिंग को सेल ऑफ करना चाहती है या इस अंडरटेकिंग को लीज में देना चाहती है, डिस्पोज ऑफ करना चाहती है पूरा या आधा, तो इसके लिए बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और शेयर होल्डर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के स्पेशल रेजोल्यूशन में कंपनी इस एसेट को क्या नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती, क्योंकि 20% का प्रॉफिट तो यहाँ से ही अपने आप आ रहा है ना। ओके, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
अगर ऐसा करेगा बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल से, तो क्योंकि तो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमें बार बार शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। ओके, देन इसके बाद है पॉइंट टू इन्वेस्ट इन अदरवाइज इन द ट्रस्ट सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द मर्जर और अमलगमेशन। देखिए कंपनी ने मर्जर किया, अमलगमेशन किया, तो उससे जो पैसा मिला उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। किसके अलावा? ट्रस्ट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूव नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मर्जर और अमल कमीशन से मिला पैसा आप ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा किसी और जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है टू बोरो मनी। अगर आपको उधार लेना है, आपकी कंपनी को उधार लेना है पैसा, और जो उधार की लिमिट है वो एक्सीड कर जा रही है कितने से? पेडअप, आपकी कंपनी का जो पेडअप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर, इस अमाउंट से अगर वो एक्सीड कर जा रही है, और ठीक है, सपोज आपका जो ये तीनों अमाउंट को प्लस करके 100 करोड़ बन रहा है और आपको उधार लेना है 120 करोड़ का, तो इतना उधार लेने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 80 करोड़ का उधार लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और अगर ये लिमिट क्रॉस कर गई इन तीनों को मिला के, तो अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा बिल्कुल। ओके, ठीक। देन हम बात करते हैं लास्ट कि टू रेमिट या गिव टाइम फॉर रीपेमेंट फॉर एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। लास्ट बोला गया है कि अगर किसी डायरेक्टर को आपकी कंपनी को रीपेमेंट करनी थी और आप उसके टाइम को रेमिट कर रहे हो या फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो रीपेमेंट करने के लिए, तो ऐसा तो बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के हो ही नहीं सकता। तो ये 4 पावर्स हैं बोर्ड की जिसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है, और ये तभी मिलेगी बोर्ड को जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर से अप्रूव नहीं करवाते। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देन अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 181 से 183 के बीच में, जो कि कंट्रीब्यूशन सेक्शन की बात करता है। तो 181 सेक्शन बात करेगा अबाउट द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स। अगर कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है पैसा चैरिटेबल फंड्स में, बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स में, तो क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है अप टू 5%। अगर उन्हें कंट्रीब्यूट करना है अपने पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और 5% से ज़्यादा अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन चैरिटेबल फंड्स, तो उनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, तो अगर कंपनी बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स में पैसे को कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो 5% से अगर कम कर रही है पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर 5% से ज़्यादा कर रही है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा। देन सेक्शन नंबर 182 बात करेगा अबाउट द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिक पार्टी को कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए, आप अच्छी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो 5% ज़्यादा ही लिमिट थी। लेकिन अगर बोर्ड कंट्रीब्यूट करना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो विदाउट एनी लिमिट वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। अगर कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए खाली 3 साल या 3 साल से कम ही हुए हैं, तो ऐसे केस में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है और आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो आप विदाउट एनी लिमिट कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 182 कहता है। और अगर किसी कंपनी ने इसका वायलेशन किया तो उस कंपनी को पनिशेबल फाइन भुगतना पड़ेगा, जो कि होगा 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। सपोज आपने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था तो फाइन आपका हो जाएगा 5 लाख। और जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ्स की, और उसका फाइन भी जो हो सकता है अप टू 5 टाइम्स हो सकता है, जो कि कंपनी ने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा। देन बात करते हैं 183 सेक्शन की। ये कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड की बात करता है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है नेशनल डिफेंस फंड में, ओके, नेशनल डिफेंस फंड में अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड, या फिर कोई भी ऐसा फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, तो बोर्ड कैन कंट्रीब्यूट विदाउट एनी लिमिट। तो यहाँ पर भी बोर्ड विदाउट एनी लिमिट कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, तो ये 3 सेक्शन थे जो कि बात कर रहे थे अबाउट कंट्रीब्यूशन के। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 184, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बात करेगा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर को अपने इंटरेस्ट को हमेशा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, जो भी जनरल डायरेक्टर होगा, एवरी डायरेक्टर कब कब उसे अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है? फर्स्ट मीटिंग एज अ डायरेक्टर, जब भी वो कंपनी में फर्स्ट मीटिंग आया एज अ डायरेक्टर, जब हर फाइनेंशियल ईयर जब भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी, और जब भी उसके इंटरेस्ट में कोई चेंज आएगा,
तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है उसको, कि उसके पास कितने शेयर हैं, उसके किस किस कंपनी में शेयर होल्डिंग्स हैं, वो किस किस कंपनी में पार्टनर हैं। तो ये चीज़ें उसको डिस्कस करनी पड़ती है। कब? जब वो पहली बार डायरेक्टर बनता है और डायरेक्टर बन के मीटिंग में आता है, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में, और जब भी उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई चेंज आए तब उसे ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ओके, शेल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कंपनी, बिजनेस और फर्म। ओके, देन बात करी गई है कि ऑल सच नोटिस गिवन बाय डायरेक्टर डिस्क्लोजिंग हिज इंटरेस्ट शेल बी केप्ट फॉर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो जो उसने डिस्क्लोज किया है ओके अपने इंटरेस्ट को, तो ये कंपनी के रिकॉर्ड में रखा जाता है कितने सालों तक? 8 सालों तक फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की। अगर कोई डायरेक्टर, इफ एनी डायरेक्टर इफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शेल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द बोर्ड मीटिंग एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। कहने का मतलब क्या है? देखिए, सपोज एक डायरेक्टर है ए, ओके, ये इस कंपनी का कंपनी 1 का डायरेक्टर है। अब इनकी कंपनी क्या करना चाहती है ना, 2 कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहती है, 2 कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहती है। लेकिन ये जो ए डायरेक्टर ए है, ये इस कंपनी का भी क्या है? पार्टनर है। ओके, तो ये कंपनी को इसको बोर्ड मीटिंग में बताना पड़ेगा, कंपनी 1 की बोर्ड मीटिंग में, कि आप उस कंपनी के साथ डील तो करना चाहते हैं लेकिन मैं उस कंपनी में क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे डायरेक्टर को बोलते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ओके, ऐसे डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो एनी डायरेक्टर, अगर कोई भी डायरेक्टर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट बोर्ड मीटिंग में, और शेल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। और जब भी 1 की मीटिंग होगी तो ऐसे में ए डायरेक्टर नहीं जा सकता उस मीटिंग में। ओके, अगर इसने इस कंडीशन को वायलेट किया तो इस डायरेक्टर के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन होगा। कैसे वायलेट कर सकता है? सपोज ए ने बताया ही नहीं अपनी कंपनी को कि मेरा शेयर होल्डिंग है या फिर मैं पार्टनर हूँ कंपनी 2 में, और खाली अपनी कंपनी की डील करवा दी ताकि उसका फ़ायदा हो। ओके, यस, हो सकता है। तो अगर ये कंपनी को इस सेक्शन को वायलेट करता है तो 1 लाख रुपए का इसका ऊपर फाइन लग जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का जिक्र आया था, तो यही होते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। ओके, देन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 185 की, लोन टू डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? क्या कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे सकती है? तो इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रोहिबिशन कैटेगरी, जो बिल्कुल ही मना है, एक कंडीशन कैटेगरी पढ़ेंगे, और एक एग्जम्पशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। देखिए, नो कंपनी शेल गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी टू एनी ऑफ हिज डायरेक्टर और टू एनी अदर पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को ना लोन दे सकती है, ना गारंटी दे सकती है, ना सिक्योरिटी दे सकती है, अपने डायरेक्टर को भी नहीं देगी, और डायरेक्टर से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसको भी नहीं देगी। डायरेक्टर का कोई भी रिलेशन में आ सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन आ सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, उसको भी कंपनी क्या है? लोन नहीं देगी। ओके, और अ फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। अगर कोई ऐसी फर्म है जिसमें डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या है? पार्टनर है, तो भी कंपनी जो है वो डायरेक्टर को लोन नहीं देगी। टू होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अगर आपकी कंपनी है, आप सब्सिडरी कंपनी हो, तो आप अपनी होल्डिंग कंपनी को भी लोन नहीं दे सकते, ठीक है, और आप उस फर्म को भी लोन नहीं दे सकते जिसमें आपका जो डायरेक्टर है वो पार्टनर है, ठीक है। सपोज एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, आपकी कंपनी ए है जिसमें आपका एक डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर कंपनी बी का पार्टनर भी है, तो ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती, ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। ये पॉइंट 2 की बात करी हुई थी। पॉइंट 1 में किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते। पॉइंट 2 में अगर आपका डायरेक्टर या उसका कोई भी रिलेटिव किसी फलानी फर्म में क्या है, फलानी फर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप उस फर्म को लोन नहीं दे सकते। और अगर आप सब्सिडरी कंपनी है तो आप किसी अपनी होल्डिंग कंपनी को, जो आप जिसके आप होल्ड में आते हैं, तो उसको भी आप लोन नहीं दे सकते। तो ये प्रोहिबिशन कैटेगरी है जिसको हमने डिस्कस किया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन अब मैं बात करता हूँ कंडीशन कैटेगरी की। कंडीशन में क्या है? इफ कंपनी वांट टू गिव लोन, गारंटी या सिक्योरिटी इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड अदर देन प्रोहिबिटेड कैटेगरी। प्रोहिबिट कैटेगरी को छोड़ के अगर कंपनी लोन, गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहे, ये 3 हमने प्रोहिबिट कैटेगरी पढ़ी, इसको छोड़ के अगर कंपनी लोन, गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ द बोरोवर इज अ कंपनी देन लोन शुड बी यूटिलाइज फॉर द प्रिंसिपल बेसिस एक्टिविटी। अगर सपोज एक कंपनी को उन्होंने लोन दे दिया स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवा के, तो जिस कंपनी ने लोन लिया है तो वो कंपनी उस लोन को अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूटिलाइज कर सकती है और किसी भी चीज़ के लिए वो यूटिलाइज नहीं करेगी, ठीक है, ये कंडीशन।
देन अब बात करते हैं एग्जेम्पशन की। यहाँ पर क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, किस किस को हम लोन दे सकते हैं। तो लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन, अगर आपकी कंपनी का सर्विस कंडीशन के पार्ट में आपने इनको लोन दिया है तो आप दे सकते हैं। लोन गिवन बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी का काम ही लोन देना है तो वो लोन दे सकती है। लोन गारंटी सिक्योरिटी बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल टाइम सब्सिडरी, या फिर गारंटी ऑफ सिक्योरिटी होल्डिंग टू इट्स सब्सिडरी विद द कंडीशन टू यूज द प्रिंसिपल एक्टिविटी। देखिए अभी ऊपर हमने बात करी थी प्रोहिबिशन में कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को लोन नहीं दे सकती, लेकिन ये एग्जेम्पशन में है कि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को लोन नहीं दे सकती। एक्सेप्शन की बात है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को लोन दे सकती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सब्सिडरी होल्डिंग को लोन नहीं दे सकती, लेकिन होल्डिंग जो है वो सब्सिडरी को लोन दे सकती है। ठीक है, ये एग्जेम्पशन है, थर्ड एग्जेम्पशन ये हमने बात करी। और कंडीशन ये है कि वो तभी लोन देगी अगर वो उसका यूज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी में होगा, जो जिस पर्पस के लिए वो कंपनी को लिया, अगर उसी पर्पस के लिए वो काम हो रहा है तभी वो लोन दिया जाएगा। देन पनिशमेंट, अगर इस सेक्शन को वायलेट किया गया, सेक्शन नंबर 185 को, तो कंपनी के ऊपर तो फाइन होगा 5 लाख से लेकर 25 लाख का। ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व है उसको अप टू जेल 6 मंथ की हो सकती है, या फिर फाइन भी हो सकता है उसको 5 लाख से लेकर 25 लाख। और जो डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल होंगे 6 मंथ से लेके 6 मंथ तक का जेल, या फिर 5 लाख से लेके 25 लाख का उनको फाइन हो सकता है। ओके, तो ये था सेक्शन नंबर 185 जिसमें हमने बात करी लोन टू डायरेक्टर्स की। देन अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 186 की, जो कि बात करेगा लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। देखिए कंपनी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या किसी कंपनी को लोन देना चाहती है तो उसके लिए सेक्शन 186 बात करता है। तो कंपनी शेल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करी गई है सेक्शन में कि कंपनी अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है ना तो मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकती। जैसा कि सपोज आपकी कंपनी है ए लिमिटेड, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है बी लिमिटेड में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब बी लिमिटेड ने क्या किया, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर दिया सी लिमिटेड में, वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो यहाँ तक आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सी लिमिटेड भी आगे इन्वेस्ट कर रही है डी लिमिटेड में तो ऐसा नहीं कर सकते, ये मना है बिल्कुल। ठीक है, तो कंपनी शेल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कंपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती मोर देन जहां पर 2 लेयर ऑफ ज़्यादा इससे इन्वेस्टमेंट है। ओके, देन है बात करते हैं अगर कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहे एनी पर्सन, किसी और पर्सन पर, जो कि यहाँ पर बात नहीं करी गई है, डायरेक्टर को तो लोन वोन दे नहीं सकते, लेकिन अगर कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनी पर्सन, तो इसकी क्या लिमिट बताई गई है सेक्शन 186 में। तो आइए पढ़ते हैं कि 60% ऑफ द पेड अप शेयर फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है प्लस एसपीआर उसका 60%, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड एसपीआर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतना आप क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं या गारंटी दे सकते हैं या सिक्योरिटी दे सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं। ओके, देन है मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एंट्रीज शेल मेड क्रोनोलॉजिकली एंड विद इन 7 days ऑफ सच ट्रांजेक्शन। और जब भी आप लोन या इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कहीं जगह में तो वो आपको एक सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मेंटेन करना है, जैसे जो पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करना है और विद इन 7 days वो रिकॉर्ड होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन की। देन है अगर यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का, और ऑफिसर जो होगा उसको 2 years की जेल और साथ ही 25,000 से लेके 1 लाख तक का उसके ऊपर फाइन है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। देन अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 187 की, जो कि बात करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इट्स ओन नेम। देखिए जब भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्ट या तो किसी पर्सन में इन्वेस्ट कर रही है या किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है या फिर किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, तो हमेशा उसे अपने नाम से ही पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। किसी फॉल्स नेम से वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा करा उन्हें तो पनिशमेंट होगी कंपनी के ऊपर तो 5 लाख की, और जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके ऊपर 50,000 का फाइन लगेगा। देन है द डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इन शेयर्स इन विच कंपनी इज बेनिफिशियरी ओनर नीड टू बी मेंटेन इन अ रजिस्टर यूजिंग द फॉर्म MBS 3। और अगर कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो उनको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन भी करना पड़ेगा और फॉर्म MBS 3 को फिल करना पड़ेगा। देन अब सेक्शन नंबर 188 के बारे में बात करेंगे हम, जो कि बात करता है अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। देखिए अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है, यानी कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो इन लोगों के साथ किया गया हो, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के रिलेटिव, डायरेक्टर का रिलेटिव, की मैनेजरल पर्सन, कंपनी का फर्म, कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कर रही है या कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के साथ कर रही है, तो ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर होने वाले हैं। देखिए ये सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन
तब कवर नहीं होता, तब एप्लीकेबल नहीं होता व्हेन ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट द आर्म लेंथ प्राइसेस। देखिए, अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस के तहत ही आ रही है, और आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो आर्म लेंथ प्राइस में करी है, यानी कि फेयर प्राइस में करी है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं लगने वाली है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कंपनी ए है और एक है कंपनी बी। कंपनी ए में जो डायरेक्टर्स हैं ना, कंपनी ए बेचती है पेन। कंपनी ए क्या बेचती है? पेन बेचती है। ये 10 रुपये के पेन बेचते हैं। ओके, अब कंपनी ए बाहर तो 10 रुपये के पेन बेचती है, लेकिन कंपनी ए का एक जो डायरेक्टर है, इसका एक रिलेटिव है जो कि है कंपनी सी में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बाहर पेन बेच रहे हैं, सी को पेन जो बेचा वो 10 रुपये से ज़्यादा के प्राइस में दिखा के बेच दिया, ठीक है, या फिर कम के प्राइस में दिखा के बेच दिया, मतलब फेयर प्राइस में नहीं बेचा, जो असली प्राइस है उसमें नहीं बेचा। तो इसको ऐसे केस को बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला केस, ठीक है। जब आप आर्म लेंथ प्राइस में, मतलब सेम प्राइस, फेयर प्राइस में काम नहीं कर रहे, डीलिंग नहीं कर रहे, जैसा बाहर के साथ करते हैं वैसे अपनों के साथ डीलिंग नहीं कर रहे, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला केस हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है और पता चला, तो अल्टीमेट जो पैसा लगा है वो तो शेयर होल्डर का लगा है ना, तो शेयर होल्डर तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके पैसे का ऐसे मिसयूज़ हो कि किसी भी फर्दर पर्सन को आप कम रेट में माल बेच दे रहे हैं, या किसी को ज़्यादा रेट में माल बेच दे रहे हैं, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं अपने बुक्स में कि आपने इतना माल बेच दिया, ठीक है। तो शेयर होल्डर नहीं चाहते ऐसा हो, इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया है 188, ताकि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, पता चला कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है और आर्म लेंथ प्राइस में ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, फेयर प्राइस में ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अपने फलाने रिश्तेदारों को कम रेट में सामान बेच दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। और जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो इसमें इंटरेस्ट था, जिसने इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जिसके रिलेटिव को बेचा गया था सामान, तो वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकता बोर्ड रेजोल्यूशन में। तो अगर सेलिंग, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, सेलिंग या फिर डिस्पोज ऑफ हुआ है, बाइंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी हुई है, लीजिंग प्रॉपर्टी हुई है कोई एनी काइंड की, या फिर कोई सर्विस रेंडर करी गई है, ठीक है, और वो आर्म लेंथ प्राइस को के विरुद्ध करी गई है, मतलब फेयर प्राइस में नहीं करी गई है, तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर एक लिमिट के बाहर ये ट्रांजैक्शन चली जाती है, सपोज अगर ये ग्रेटर हो गया अमाउंट, ये ए टू डी से जितने भी हमने पॉइंट पढ़े, ए से लेके डी तक, अगर ये अमाउंट ग्रेटर हो गया, या जैसे आपने जो ट्रांजैक्शन करी वो ग्रेटर चला गया 10% ऑफ योर टर्नओवर से, या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो चला गया, ठीक है, इतने का आपने ट्रांजैक्शन कर दी, तो इसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए, और अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, ठीक है। और अगर इस सेक्शन को कोई वायलेट करता है तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर 25 लाख का फाइन है, और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर 5 लाख का फाइन होने वाला है। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 189, जो कि बात करेगा रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड। देखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना है या फिर एग्रीमेंट को रजिस्टर करना है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड होते हैं उनके, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो आपको उसके जो जितने जहाँ वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब जहाँ जहाँ उसका पैसा लगाया है, जहाँ जहाँ उसकी शेयर होल्डिंग है, इस सब चीज़ को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब भी आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वहाँ पर उसके चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा और साइन करवाने पड़ेंगे सारे डायरेक्टर से। कैप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ओपन फॉर इंस्पेक्शन, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको रजिस्टर ऑफिस में आपको रखना पड़ेगा, और इंस्पेक्शन के लिए आप उसे खुला रखेंगे। कोई भी मेंबर आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सट्रैक्ट करवा सकता है उसकी चीज़ों को। शेल ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के टाइम पर भी कोई भी बंदा हर डायरेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता है, ठीक है। एंड कंपनी शेल मेंटेन द रजिस्टर यूजिंग MBP4, कंपनी को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा MBP4, जिसमें हर ट्रांजैक्शन, हर डायरेक्टर की हर ट्रांजैक्शन दिखाई गई होगी, ठीक है। एक्सीडिंग 5 लाख इन अ ईयर, अगर 5 लाख से ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है कोई डायरेक्टर, तो वो दिखाई गई होगी रजिस्टर MBP4 में। और अगर कोई भी डायरेक्टर इस सेक्शन को वायलेट करेगा तो फाइन जो पड़ेगा आपको वो 25,000 पड़ेगा इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 189 के तहत, ओके। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 190। सेक्शन नंबर 190 जो कि बात कर रहा है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। अगर आप अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रख रहे हैं या होल टाइम डायरेक्टर रख रहे हैं तो उनके साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाना पड़ेगा, और हर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा कहाँ पर, अपने रजिस्टर ऑफिस में उसकी कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उनको एम्प्लॉय रखा है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो जो भी रिटर्न मेमोरेंडम सेटिंग आउट टर्म्स हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी।
पेनल्टी है, अगर इस सेक्शन को वायलेट किया तो कंपनी के ऊपर 25,000 पर डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी, और ऑफिसर ने अगर कोई इसको वायलेट किया है तो 5,000 पर डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी लगेगी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 191 की, पेमेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। देखिए ये सेक्शन बात करता है कि सपोज आपकी कोई अंडरटेकिंग थी, आपकी कोई कंपनी थी, आपकी उस कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, आपकी कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। तो ए कंपनी में सपोज कोई डायरेक्टर्स हैं, आपने ए कंपनी को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है बी कंपनी के साथ। तो अब सपोज ए कंपनी में भी 10 डायरेक्टर थे, बी कंपनी में भी 10 डायरेक्टर थे। अब दोनों जब मर्ज हो गई, एक ही बन गई कंपनी, तो टोटल डायरेक्टर तो 20 हो गए। अब 20 डायरेक्टर आप रख ही नहीं सकते, मैक्सिमम 15 रख सकते हैं, तो 5 डायरेक्टर को तो आपको हटाना पड़ेगा ना। तो जब आप उन डायरेक्टर को हटाएंगे तो आपको उनके लिए जो उनको लॉस फेस करना पड़ा, उनके लिए आप उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने से पहले आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, तो आप ऐसा उन्हें करेंगे। तो अगर और यहाँ पर जो डायरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं उनके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो वो है 1 लाख का। देन है सेक्शन नंबर 192, रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। देखिए जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, आप किसी भी डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी कि किसी भी डायरेक्टर ने आपकी कंपनी को एसेट बेचा और उस एसेट के बदले आपने उस कंपनी को उस डायरेक्टर को क्या दे दिया, अपने शेयर्स दे दिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको ऐसा करवाना है तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, देन आता है लास्ट सेक्शन जिसको हमें पढ़ना है, वो है कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 पर्सन कंपनी। क्या 1 पर्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल। तो इफ़ 1 पर्सन कंपनी एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ सोल मेंबर, वो एक सोल मेंबर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सपोज एक 1 पर्सन कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर ए प्राइवेट लिमिटेड। तो मिस्टर ए प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी है, तो वो कंपनी अपने मेंबर यानी कि मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। ठीक है, तो इफ वन ओपीसी एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सोल मेंबर, लेकिन कब कब आ सकती है? इट शैल एंटर इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 15 डेज ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड। अगर 15 दिन के अंदर उसने बोर्ड से अप्रूव ले ली तो आ सकती है। या फिर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू मेमोरेंडम, उसके मेमोरेंडम में ऐसे ऐसे टर्म्स ऑफ लिखे हैं, और जब भी आएगी तो रिकॉर्ड्स एंड मिनट्स, उसको मिनट्स में भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब भी 1 पर्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आती है अपने सोल मेंबर के साथ, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो उसको एंटर करना पड़ता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद इन 15 डेज ऑफ द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके 15 डेज में उसको एंटर करना पड़ेगा। दूसरा, उसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना पड़ेगा मेमोरेंडम में। तीसरा, उसको मिनट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन है सेक्शन नंबर 194, 195, तो ये तो स्क्रैप्ड आउट हो चुके हैं, निकाल दिए गए हैं, तो इनको हमें पढ़ना ही नहीं है। तो यही था ओवरऑल जो आज हमने पढ़ा, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। आई होप आपको एक क्विक रिवीजन जो है वो समझ आई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।